आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्टों में सब डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा पार्ट है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको हम लोग एल्केन में ही सिर्फ पढ़ते हैं। एल्केन में ही ज़्यादातर हम इसको पढ़ते हैं। तो ये फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट आज हम लोग सिर्फ इसके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डिटेल में आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? जैसे हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और आप लोग जानते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड, ये कैसे बनता है? एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से। जब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होती है तभी ये बॉन्ड बनता है। अब देखिए, जब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हुई तो ईज़िली हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं और इधर से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थोड़ा होगा, तो यहाँ पर तो जीआई हो ही नहीं सकती है। मतलब जीआई की पहली कंडीशन क्या है? रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स रोटेशन शुड नॉट बी rotate easily. That means simple way we can say that where rotation is restricted, that means not allowed, on that point we can say that GI is possible, and in other point GI is not possible. यहाँ पर तीन टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो GI शो करते हैं, जिसमें से पहला है एल्कीन, ऑक्सिम और एजो कंपाउंड। और एल्कीन जो होता है आखिरी बनता कैसे है? देखिए, इसके बनने का मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो होता क्या है, यहाँ पर ए एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, एस वेल एस क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग भी होती है यहाँ पर। तो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है, देखिए एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट दैट वन? दैट यू कैन नॉट रोटेट. That is why we can say that alkene is the restricted rotation. Due to that, all the alkene is showing the geometrical isomerism. There is some conditions also applied. That means generally we can say that alkenes is showing the GI, but in that some condition some alkene is not showing the GI. Why they are not showing the GI? Further we will discuss. Like oxim is also showing the GI. Why? Because of here also carbon nitrogen double bond, so that is the restricted rotation. In that azo compound nitrogen having the double bond, so here is also restricted rotation. So look, that means these three compound, alkene, oxim and azo compounds, we are getting the GI. So after that, next question is arising, actually what is the condition? That means on which condition we can say that compound is going to show the GI. So firstly, especially I am discussing for the alkene. So look here, A, B, B. So if these A type and B type of group is present at the same side, मतलब A एक डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, जैसे देखिए ए एक डायरेक्शन में पड़े हुए हैं और बी जो हैं एक साइड पड़े हुए हैं। तो अगर बी टाइप के ग्रुप और ए टाइप के ग्रुप ये सेम साइड में पड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सिस। इस टाइप के रोटेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? सिस। अब जैसे होता क्या है, अब देखिए इसको तो हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दो ग्रुप्स को चेंज कर रहे हैं, आइदर दिस साइड और दिस साइड, एनी वन यू कैन चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी को ही मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो जब हम लोग ए और बी को चेंज करते हैं तो होता क्या है, तो सी डबल बॉन्ड सी। अब ए वाला तो सेम रहेगा क्योंकि हम लोग एक को ही चेंज कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। अब देखो, ये जो सेम टाइप के एटम हैं या ग्रुप इनको बोल सकते हैं, जो ए बी, सो दे आर प्रेजेंट एट द अपोजिट साइड टू ईच अदर। सो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांस।
तो अगर सेम टाइप के ग्रुप और एटम एक ही साइड पड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, सिस। अगर सेम साइड के ग्रुप या एटम अपोजिट साइड में पड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती, देखिए यहाँ पर दो टाइप के एटम इसे प्रेजेंट हैं, ए और बी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, देखिए ए और बी बोल दीजिए या वाई बोल दीजिए, बट यहाँ पर जी पॉसिबल नहीं है, नो जी। तो अब बोलोगे क्यों यहाँ पर जी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज़ कीजिए इसको इंटरचेंज कर रहे हैं वाई को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, तो ए ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ए जो नीचे वाला वाई तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमको जी तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमको अगर इन दो एटम को या ग्रुप को चेंज करने से कोई नया हमें कोई नया अरेंजमेंट मिले तो वहीं पर तो हम बोल सकते हैं जी पॉसिबल है। अब ए और ए दोनों सिमिलर हैं या बोल सकते हैं सेम हैं, तो यहाँ पर तो जी हम लोग बोल ही नहीं सकते। तो इस टाइप का कहीं पर भी आपको मिले कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर आप लोग ब्लाइंडली बोल सकते हैं देयर इज़ नो जी। अब नेक्स्ट जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब चारों डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ई और जेड रिप्रेजेंटेशन से काम चलाते हैं। जैसे अभी तक क्या था, ए और बी टाइप के ग्रुप या एटम पड़े हुए थे तो वहाँ पर सिस और ट्रांस लिख दिए। बट कभी कभी क्या होता है, जो चार एटम या ग्रुप होते हैं ना एल्कीन में, वो चारों डिफरेंट होते हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं ई जेड सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। अब ई का मतलब क्या है, इंटेगन। इंटेगन मीन्स अपोजिट साइड, मतलब अगर सेम टाइप के ग्रुप जो हैं अपोजिट साइड पड़े हुए हैं तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। और अगर सेम टाइप के, अब सेम टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सीक्वेंस रूल ही काम करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ जैसे, तो क्या एक एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिया गया यहाँ पर मैंने लिया हाइड्रोजन OH और यहाँ पर ले लिया आयोडीन एंड ब्रोमीन, सपोज़ कीजिए इसको लिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी नंबरिंग देना चाहें तो इसको तो पहला मिल जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको पहला मिल जाएगा और इसको दूसरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो दो पीरियोडिटी वाले ग्रुप हैं ना, वो दोनों अपोजिट साइड पड़े हुए हैं, और जो एक पीरियोडिटी वाले ग्रुप हैं वो क्या, वो भी अपोजिट साइड पड़े हुए हैं। तब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब मैंने क्या बोला था, अगर सेम पीरियोडिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पड़े हुए हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेगन। तो ये ई टाइप का हो गया। अब जैसे सपोज़ कीजिए हमको पता करना है जेड क्या है, दुश्मन, तो सी डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर जैसे इसका हो गया हाइड्रोजन और इसका फिर से मैं OH ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं NH3 और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ ऐसा जो जिसको पहला मिल जाए। सपोज़ कीजिए मैंने आयोडीन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो पहला प्रेफरेंस मिल गया, इसको दूसरा मिला। यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको पहला मिल गया और इसको दूसरा मिल गया। अब देखो, जो दो प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं और एक प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं, दोनों सेम साइड में पड़े हुए हैं। तो जब दोनों सेम साइड में पड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जेड। तो ये सिंपल होता है आइडेंटिफिकेशन का। मतलब अगर ऐसी भी कोई कंडीशन आ रही है तो वहाँ पर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है जीआई पॉसिबल है। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए तो वहाँ पर जीआई पॉसिबल है। बट यहाँ पर कौन सी जीआई होगी, इजेड सिस्टम होगा। और जैसे ए बी टाइप का मिले तो वहाँ पर कौन सा सिस्टम होगा, सिस एंड ट्रांस होगा। अब नेक्स्ट आता है, जैसे सपोज़ कीजिए जीआई हमको किस में पता करना है, ऑक्सिम में। तो ऑक्सिम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो हमको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सिम का सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला, ऐसे हम लोग ऑक्सिम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है, कब ऑक्सिम जो है जीआई शो करेगा। तो इसमें जो ऑक्सिम में
ए वाला कार्बन क्या है, ए वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर ये दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हमको ए इसको मान लें और इसको मान लें बी, तो अगर ए और बी सेम हो गए तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है, यहाँ नो जीआई। और अगर ए और बी जो है डिफरेंट टाइप के एटम है तो यहाँ पर क्या होगा, जीआई इज़ पॉसिबल। तो यही मेन कंडीशन है इसकी। अब ऑक्सिम का रिप्रेजेंटेशन तो यही होता है नॉर्मल, बट ये दो ग्रुप हमारे क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिम में जीआई होगा कि नहीं होगा। अगर ए और बी ग्रुप सेम है तो जीआई नहीं होगा, अगर ए और बी जो है डिफरेंट है तो जीआई होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सिन और एंटी होता है। देयर इज़ टू टाइप ऑफ जीआई, वन इज सिन और दूसरा जो होता है एंटी होता है। अब सिन पहचानने की कंडीशन क्या है यहाँ पर ऑक्सिम में, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों जो है सेम साइड में पड़े हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पर मैंने PH लगाया और यहाँ पर चलिए EH लगाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये दोनों सेम साइड में पड़े हुए हैं। जब ये दोनों सेम साइड में पड़े हुए हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ये सिन है। अब जैसे एंटी वाला क्या होगा, अब एंटी वाले में क्या हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल हैं ये अपोजिट साइड में पहुंच जाएंगे। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखें और OH को इधर रख दें और EH को इधर रखें और PH को इधर रखें, अब देखो ये हाइड्रोजन और OH क्या हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, एंटी, और इसको क्या बोलते हैं, सिन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने नीट और जेई में, और ये थोड़ा ट्रिकी टाइप क्या बोलेंगे इनको, अगर हमारी चीज़ समझ में आ गई तो हम तुरंत कर देंगे और समझ में नहीं आई तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकती इस चीज़ को, बट हाँ जो जीआई वाला मैंने बताया, ए वाला EZ और जीआई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, जैसे एजो कंपाउंड में हमको जीआई पता करना है, तो एजो कंपाउंड क्या होता है, एजो मतलब जैसे कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन जुड़े मिल जाएं। अब दो नाइट्रोजन अगर जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, क्योंकि अगला वाला जो अटैच होने आएगा तो वो, क्योंकि 3 से ज़्यादा बॉन्ड तो नाइट्रोजन बना नहीं सकता है, या तो फिर वो ऐसे ऐसे जुड़ जाए तो वो तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो ये जो है नाइट्रोजन गैस है, ये जो है एजो कंपाउंड है। तो अब इस एजो कंपाउंड में देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हुए और इससे जुड़ गया, तो ये जस्ट वैसा ही समझो जैसे NH3 मॉलिक्यूल होता है। अब NH3 मॉलिक्यूल, इसमें एक लोन पेयर तो बचा हुआ ही है, तो यही जो लोन पेयर होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जीआई के लिए। तो देखो इधर ये दोनों लोन पेयर और ये दोनों PH ग्रुप जो है क्या हैं, सेम साइड में पड़े हुए हैं। अब कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए इस एजो कंपाउंड में, जो दोनों लोन पेयर हैं वो सेम साइड में पड़े हों, और जो PH या अदर कोई ग्रुप, सपोज CH3 में लगा रहा हूँ या OH लगा रहा हूँ, अदर कोई भी ग्रुप लगा रहा हूँ, वो दोनों सेम साइड में पड़े हुए हैं, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, सिन। देखो यहाँ पर ए वाला क्या, हाइड्रोजन और OH सेम साइड पड़े हुए हैं तो हमको क्या बोलना है, इसको सिन। यहाँ पर भी PH और लोन पेयर सेम साइड में पड़े हुए हैं तो हमको क्या बोलना है, सिन। एंटी में क्या होता है, इधर वाला ग्रुप और ए ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो हैं अपोजिट साइड में पड़े हुए हैं, और जो लोन पेयर है एजो में वो भी जो है अपोजिट साइड में ही पड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी। दैट वन इज़ द सिन एंड दिस वन इज़ द एंटी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस very well. Now next we can discuss about how we can say that, if question is asking can alkane show the GI, so what will be your answer? You can say yes, because in alkane is also restricted rotation is possible. Suppose that I am taking the example of cyclic propane. Why propane? Because of there is 3 carbon, 1 2 3, look, cyclic propane. So in that, if I want to say can we rotate this bond, we cannot rotate.
So that means this rotation is restricted, that one. So because of this restricted rotation, if we are taking that one is the A and this one is the A, B, B, तो देखो यहाँ पर सेम टाइप के ग्रुप क्या हैं, ये जो ए हैं ये सेम साइड में पड़े हुए हैं और बी क्या हैं, ए भी सेम साइड में पड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, सिस। अब सपोज़ कीजिए बी ऊपर चला जाए, ए जो है नीचे आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो कर देंगे हम लोग, जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग लिखने जा रहे हैं ऐसे, ए जो है ए हो गया, बी हो गया, अब यहाँ पर मैंने बी कर दिया, ए कर दिया, तो देखो बी बी they both are present in the opposite direction, a they are also present in the opposite direction, so here we can say that trans. That means cyclic alkane can show the GI, but linear alkane cannot show the GI. Why it cannot show the GI? Because of here rotation is not restricted, because they are bonded through the sigma bond, and sigma bond easily can rotate along the axis. बट ये जो होता है साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, यहाँ पर जो होता है सिग्मा बॉन्ड तो होता है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये रोटेट नहीं कर सकता है। अगर ये रोटेट करेगा तो कंपाउंड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ब्रेक हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर जीआई जो है होता है। अब जैसे हमारे पास होता क्या है, कभी कभी क्या अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है नीट और जेई में, वो लोग एक कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ जीआई पॉसिबल हैं, या कितने, जैसे सपोज़ कीजिए ए जीआई एक्टिव हो, जैसे सपोज़ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, अगर शो करेगा तो कितने नंबर शो करेगा। तो अगर हम लोग एक एक करके काउंट करना शुरू करेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अगर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे और अपने माइंड में रखेंगे तो ईज़िली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा है, यहाँ पर ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों मैंने ऐसा रखा है कि सेम है, बट R1 और R2 ही डिसाइड करेगा कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो अगर R1 और R2 दैट मीन्स ये जो ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन और इधर वाला हाइड्रोकार्बन R2 अगर सेम नहीं है तो मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ जीआई हमको पता करना होता है तो 2 टू पावर n, और जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने कर दिया C2H5। अब देखो ये सारी चीज़ तो ए वाली और ए वाली तो सेम है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई। अब अगर यहाँ पर हमको पता करना है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ जीआई हैं, तो हमको काउंट करना होगा कितने डबल बॉन्ड हैं। तो देखो कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 डबल बॉन्ड हैं, तो नंबर ऑफ़ जीआई कितने हो जाएंगे, 2 टू पावर 2। दैट मीन्स 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज़ पॉसिबल हियर। इन नेक्स्ट कंडीशन जब R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ए सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है, जब एल्कीन जो है अपना क्या है, सिमेट्रिकल है, और एक किसके लिए है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। ठीक है, तो कभी कभी R1 R2 ऐसे ना करके क्या दे देगा वो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीआई for the unsymmetrical alkene, so which one is the correct formula for that, this one. So in that case, so हम लोग एक पहले तो ये फार्मूला ही समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीआई क्या होगा, 2 टू पावर n-1 2 टू पावर p-1। अब यहाँ पर ये चीज़ एक एक्स्ट्रा आ गई, 2 टू पावर p-1। तो p यहाँ पर कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे, तो p को फाइंड आउट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो हम लोग n/2 सीधा कर देंगे, अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है तो n+1/2 करके उसको निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखूँगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH,
अब सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, वहाँ पर C2H5 कर दिया था, यहाँ पर CH3 कर दिया। तो देखो ए वाला और ए वाला दोनों सेम है और ए तो सेम है ही है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर जीआई हमको पता करना है तो हमको ए फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई। अब एन की वैल्यू 2 है तो 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो इसको हमको पता करना है पी, तो n/2 दैट मीन्स 2/2 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ जीआई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई निकालना है, सो 2 टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू पावर p माइनस 1, p माइनस 1 मतलब क्या होगा 1 माइनस 1, मतलब 2 टू पावर 1 और 2 टू पावर 0, सो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। हाउ मेनी टोटल जी आई इज़ पॉसिबल हियर, हियर 3 टोटल जी आई इज़ पॉसिबल। अब जैसे एक एग्जांपल ए इवन नंबर वाला ले लिया, अब दूसरा एक ऑड नंबर वाला लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ CH3, और हाँ ये चीज़ें दोनों सेम ही रहना चाहिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए एक एग्जांपल ए मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो जब n की वैल्यू 3 हो गई तो p की वैल्यू हमको कैसे पता करना होगा, n+1 लगा करके, सो 3 + 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगी वैल्यू। तो GI कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर GI फाइंड आउट करने के लिए 2 टू पावर 3 - 1 प्लस 2 टू पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, सो 3 - 1 मतलब 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1। तो इसको निकालने के लिए 2 2 ज़ा 4 plus 2, that means how many total number of GI, so here total number of GI 6, so in that case number of GI जो होगा इसमें 6 आ जाएगा। देखिए ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी यूज़फुल फॉर यू, थैंक यू।